थैंक यू सर। जैसे सॉरी। ठीक सर। मैं अब राकेश जी का परिचय बनाता हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार जी एक वकील हैं। पिछले 25 से अधिक वर्षों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामलों को संभाल रहे हैं। आप उच्च न्यायालय, ITAT, CESTAT, CIT अपील, दिल्ली और केंद्रीय बिक्री कर, वेट, GST के तहत अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष पेश हुए हैं। आप दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सेल टैक्स बार एसोसिएशन दिल्ली, सेल टैक्स बार एसोसिएशन और ईस्ट दिल्ली टैक्स एडवोकेट फोरम के पंजीकृत सदस्य हैं। आप ईस्ट एंड एडवोकेट फोरम के पंजीकृत जो फोरम है वहाँ का, ईस्ट दिल्ली का, उसके उपाध्यक्ष भी हैं। आप नियमित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न सेमिनारों में अपना विचार रखते हैं, और जो वहाँ पे सुनने वाले श्रोता होते हैं, गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। आप पेशेवर गतिविधियों के अलावा आप दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें शामिल भी रहते हैं। आप लायंस क्लब इंटरनेशनल और लायंस क्लब विवेक विहार दिल्ली के सदस्य भी हैं। ये तो आदरणीय राकेश जी का परिचय था। अब जो विषय सर के सामने रखा गया है वो उसका आपको सभी को उद्बोधन करेंगे। कोई भी समस्या हो या क्वेरी हो तो आप कृपया अपना हैंड रेज करें। आदरणीय हर्ष सर उसको अनम्यूट कर देंगे, और अनम्यूट करने के उपरांत आप अपना प्रश्न ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं सभी से निवेदन है कि आप अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए और आदरणीय राकेश जी को सुनिए। ऐसी विभूतियां बहुत कम हमारे बीच में आती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब उनको ध्यान लगाकर सुने और जो भी हमारी समस्या हो उनसे इसका निदान पाए। आदरणीय राकेश कुमार जी। धन्यवाद शैलेश जी। मैं सभी जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सब को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, और उत्तर प्रदेश कर अभिवक्ता संगठन रजिस्टर्ड लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम हसदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सभी ऑफिस बीरर्स को दिल से, अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और बधाई देता हूं इस 4th ईयर एनिवर्सरी पे 230th वेबिनार की। 230 वेबिनार लिखने में बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत एक कठिन कार्य है। तो इसके लिए जो मेन श्रेय जाता है वो फाउंडर प्रेसिडेंट श्री हर्ष शर्मा जी का जाता है, और मैं उनका भी बहुत थैंक्स करता हूँ कि वो सब प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके लिए वो एक बहुत शुक्रिया के लिए और एक अप्लॉज के लिए जो है हकदार है। और अब मैं जो है आज का टॉपिक ऑफ द डे, हाउ टू डील विद नोटिसेस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर चलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं, बिफोर आई स्टार्ट, मैं 148 के बारे में बताना चाहूंगा कि सेक्शन 148 जो है वो पूरा का पूरा एक नए अवतार के अंदर पेश हुआ 1 अप्रैल 2021 के बाद। 1 अप्रैल 2021 से पहले जो ये सेक्शन था वो एक अलग सेक्शन था, और 1 अप्रैल 2021 के बाद हमारी वित्त मंत्री जी ने सेक्शन 147 से लेके 151 में बहुत अमेंडमेंट्स की, और उसके बाद एक नए तरीके से सेक्शन 148 जो उनसा है वो एप्लीकेबल हुआ। तो नए को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में एग्जिस्टिंग जो 148 31 मार्च 2021 तक था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि आप लोग सब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, सबको मालूम है, लेकिन एक बारी उसको रिपीट कर लेते हैं। 148 में सबसे पहले जो असेसिंग ऑफिसर होता था वो ड्यूटी बाउंड होता था कि वो अपने पास रीजंस टू बिलीव डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि इनकम जो है वो एस्केप हो गई है, इनकम ऐसी इनकम एस्केप हो गई है टैक्स से जो कि एक्चुअली में इनकम थी, वो इंफॉर्मेशन उसके पास है, और वो उसको सेटिस्फेक्शन नोट में रिकॉर्ड करता था अंडर सेक्शन 148(2). उसके बाद वो अपनी हायर अथॉरिटी से सैंक्शन लेने के बाद एक 148 का नोटिस असेसी को इशू कर दिया करता था, और असेसी को जो वो नोटिस है वो विद इन 4 ईयर्स इशू करता था अगर वो 1 लाख से कम की एस्केपमेंट है, और अगर 1 लाख से ज्यादा की एस्केपमेंट है तो 6 साल तक वो पीरियड जाता था,
और अगर वो फॉरेन एसेट्स भी उसमें इन्वॉल्व होती थी तो 16 साल तक का पीरियड जाता था। और उसमें एक वैलिड सैंक्शन जो सी है वो सेक्शन 151 में हायर अथॉरिटी से लेनी पड़ती थी। सेक्शन 148 जब इशू कर दिया जाता था तो उसके में सबसे पहले असेसी को कहा जाता था कि आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिएगा सेक्शन 148 में, चाहे आप रिटर्न ऑलरेडी पहले फाइल कर चुके हैं तब भी, आपकी चाहे पहले असेसमेंट हो चुकी है तब भी, तो अब आपको एक रिटर्न दोबारा से फाइल करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैं 148 में अब रिटर्न दोबारा फाइल करने जा रहा हूँ और सारे फैक्ट्स मेरे सेम है, सारी इनकम सेम है, तो आप एज इट इज जो पुरानी रिटर्न होती थी उसको एज इट इज कॉपी करके अपनी नई रिटर्न फाइल कर देते थे। लेकिन अगर आपको दिखता था उस समय कि मेरी बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए या किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए कोई एक इनकम, क्योंकि अब ये नोटिस आया है मेरे पास दैट माय इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या एस्केप हुआ, क्योंकि उस 148 के नोटिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता था कि मेरे को किस वजह से मेरा रीअसेसमेंट किया जा रहा है। तो मैं अपने आप ही खुद अपने आप को, क्योंकि मुझे 30 डेज का टाइम दिया जाता था, मैं सेल्फ इवेल्युएशन करता था कि मेरी कौन कौन सी चीज ऐसी हो सकती है जो कि छूट गई थी और डिपार्टमेंट को मालूम चल गई है जिस वजह से ये 148 का नोटिस इशू हुआ है, या मैं जाके किसी तरीके से कहीं से ये इंफॉर्मेशन अगर ला सकता हूं तो ले आता था। अकॉर्डिंगली अब मैं उसको, अगर मेरे को लगता था कि ये इनकम मेरी एक्चुअली में एस्केप हो गई है, तो मैं अपनी रिवाइज कंप्यूटेशन बना के और जो नई रिटर्न फाइल करता था इन ल्यू ऑफ 148 नोटिस, तो मैं उसके अंदर टैक्स इंटरेस्ट जमा करा देता था विद ए रिक्वेस्ट नॉट टू इम्पोज पेनल्टी और टेक एनी एडवर्स एक्शन। तो ये एक प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट किया करते थे 148 का नोटिस आने के बाद। और ये सब जो मैंने आपको बताया कि असेसिंग ऑफिसर ड्यूटी बाउंड था, फाइल पे नोट शीट के ऊपर एक नोट पुटअप करता था, अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करता था, वो सेटिस्फेक्शन उसकी हायर अथॉरिटीज को जाती थी और वो उसके ऊपर जो सी सैंक्शन देती थी हायर अथॉरिटीज, उसके बाद 148 का नोटिस इशू किया जाता था। जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर देता था तो उसके बाद मैं असेसिंग ऑफिसर को कहता था कि सर आई हैव फाइल्ड माय रिटर्न, मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है आपके 148 के नोटिस के अनुसार। अब आप बताएं मुझे कि मुझे ये रीअसेसमेंट का नोटिस किस वजह से दिया गया, क्या उसके अंदर मेरी इनकम ऐसी है, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप मुझे वो बताएं। तब वो ऑफिसर जो है, और मैं साथ ही कहता था कि जो आपने 151 में सैंक्शंस लिए हैं उन सैंक्शंस की कॉपीज भी मुझे प्रदान की जाए। जब मैं ये एप्लीकेशन इस रूप में देता हूं तो तब असेसिंग ऑफिसर ड्यूटी बाउंड हो जाता है, और बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर भी, रेमेंट्स और काफी सारी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अनुसार वो उसकी ड्यूटी बन जाती थी कि वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे जो उसके पास है, जो उसने रिकॉर्ड की है, जो एविडेंसेस उसके पास है, जो थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स उसके पास है, वो सब चीजें अलोंग विद सेटिस्फेक्शन नोट मुझे दे। और जब वो मुझे दे देता था तो मैं उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को चेक करता हूं, और उसके बाद असेसी जो है अपने कंसल्टेंट के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलके, एडवोकेट के साथ मिलके या टैक्स प्रैक्टिशनर के साथ मिलके सलाह करके कि इसको कैसे हम लोग रिबट कर सकते हैं, वो उसका एक ऑब्जेक्शन जो उनसे थे वो फाइल किए जाते थे। और जीके एंड शाफ्ट ड्राइव का केस आप सबको अच्छी तरीके से मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार असेसिंग ऑफिसर वाज ड्यूटी बाउंड टू डिस्पोज ऑफ दोज ऑब्जेक्शंस, जो ऑब्जेक्शंस मैंने लगाए कि भाई इसमें आपने ये चीज गलत रिकॉर्ड की है, ये मेरे को पर्टेन नहीं करती है, ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन गलत है, इसके लिए ये मेरे पास कोजेंट मटेरियल है, एविडेंसेस है, ये सब लगा के जब मैं उसका रिबटल फाइल करता था तो तब वो ऑफिसर जो सा है ड्यूटी बाउंड हो जाता था उस चीज को पूरा प्रॉपर्ली कंसीडर करने के लिए। अब वो सिर्फ वो ड्यूटी बाउंड होता था कंसीडर करने के लिए, उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है वो डिस्क्रिप्शन उस ऑफिसर की रहती है। वो ऑफिसर जो सा है रीजंस टू बिलीव के साथ उसके ऑब्जेक्शंस को देखने के बाद वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करता था डिस्पोजिंग ऑफ माय ऑब्जेक्शन, जो मैंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं उन सबको ऑब्जेक्शंस को वो उसके बारे में लिखता था कि यस ये ऑब्जेक्शंस ठीक हैं,
या गलत है तो क्यों गलत है, उसके लिए क्या मटेरियल है मेरे पास, वो मटेरियल लगा के वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। सिंपली एक स्टेटमेंट आई डिनाई, नो, उससे बात नहीं बनेगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत केसेस में कहा, और अगर ऐसी कोई आती थी तो हम लोग उसके लिए हमेशा इमीडिएटली रिट में जाते, और रिट में जाके उसका समाधान हमारे को कोर्ट से मिल जाता था। तो एक चीज और कि कोर्ट्स ने बार बार बोला कि सेक्शन 148 का नोटिस कभी भी फिशिंग इंक्वायरीज या रोविंग इंक्वायरीज के लिए नहीं किया जा सकता, कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन तो प्रॉपर है नहीं, आप सिंपली 148 का रीअसेसमेंट का नोटिस मुझे दे रहे हैं, और उसके बाद मेरे से इंफॉर्मेशन लेके उस इंफॉर्मेशन के अंदर से ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से मेरे ऊपर और टैक्स लगाया जा सके, या इनकम जो सी है मेरी एस्केप हो गई है उसको जाना जा सके। तो अगर कुछ ऑफिसर ऐसा करते थे तो फिर हम लोग कोर्ट्स में गए, बहुत लोग कोर्ट्स में गए। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट बड़ी फेमस थी, चुंगुमल राजपाल वर्सेस एसपी चलैया 79 ITR 603 सुप्रीम कोर्ट, और CIT वर्सेस बत्रा भट्टा कंपनी 321 ITR 526 दिल्ली। तो इसके हिसाब से जो है वो बड़ा क्लियर था कि वो रोविंग इंक्वायरीज या फिशिंग इंक्वायरीज करने के लिए म्यूट कर लीजिए अपना फोन। का नोटिस मुझे नहीं दे सकता था। और अब चेंज ऑफ ओपिनियन कि मेरा केस तो जो उनसे ऑलरेडी पहले 143(3) में हो चुका, मैंने उनको लिस्ट दे दी, ये मेरे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, ये इनसे मैंने गिफ्ट्स लिया है, इनसे मैंने परचेज की, ये मेरे क्रेडिटर्स हैं, ये मेरे डेटर्स हैं, ये मेरी परचेज की इंफॉर्मेशन है, ये मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, सब इंफॉर्मेशन मैं दे चुका। लेकिन बाद में उसके पास कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आती है ऑफिसर के पास कि इसके तो जो लोन्स हैं वो सस्पिशियस है, पर मेरे लोन्स की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय असेसमेंट प्रोसीडिंग पहले कर चुका है। नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज ए चेंज ऑफ ओपिनियन। तो अगर चेंज ऑफ ओपिनियन का केस होता है तो CIT वर्सेस कैलविनेटर ऑफ इंडिया 320 ITR 561 सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, जो कि हमारे को मदद करता है कि चेंज ऑफ ओपिनियन के केस के अंदर 148 का नोटिस नहीं मेरे को इशू किया जा सकता और मेरी रीअसेसमेंट नहीं की जा सकती। और उसके बाद वैलिड सैंक्शन होनी चाहिए। इसके ऊपर भी आप लोगों ने भी काफी जजमेंट्स देखी होंगी कि लास्ट डेट्स में जनरली जाते थे 31 मार्च को केसेस वहां पे, और उसके बाद ऑफिसर जो एडिशनल कमिश्नर होता था या CIT होता था जिससे भी उनको सैंक्शन लेनी होती थी 151 में, वो एक ही डेट के अंदर 200 केसेस में इकट्ठे आई अप्रूव, आई हैव गॉन थ्रू, आई अप्रूव, सिर्फ इतना लिख देते थे। तो दैट वाज नॉट कंसीडर्ड एज ए वैलिड सेटिस्फेक्शन सैंक्शन अंडर सेक्शन 151। कोर्ट्स ने उसके बारे में भी काफी लिखा। यूनाइटेड इलेक्ट्रिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 258 ITR 317 दिल्ली का, अर्जुन सिंह वर्सेस ADIT 246 ITR 363 मध्य प्रदेश का, SP अग्रवाला एलियास सुखदेव को प्रसाद अग्रवाला वर्सेस ITO 140 ITR 1010 कलकत्ता। तो ये कुछ केसेस थे जो कि हमारे को सैंक्शन के ऊपर भी मिले। अब कोर्ट्स ने ये बोला कि आप जो GKN ड्राइव शाफ्ट का मेन केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना है अगर आपने मेरे केस को रीअसेस करना है अंडर सेक्शन 148, और उसको जो सा डेट वाज ए सेंक्रोमेंट। अब इन सब चीजों के बाद जो लिटिगेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। जब लिटिगेशन इतनी बढ़ गई कि मेरे पास थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आती थी, मैं उसको चैलेंज कर देता था कि द असेसिंग ऑफिसर जो है, अधिकारी जो है, उसने अपना माइंड नहीं अप्लाई किया, उसने बिल्कुल कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई जांच नहीं की, और स्ट्रेट अवे एक इन्वेस्टिगेशन विंग से रिपोर्ट आई कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन्स मैंने ले रखे हैं या ये शेयर एप्लीकेशन मैंने ले रखी है जो बोगस है, और बगैर इंक्वायरी के जो सा, तो उसके लिए भी कोर्ट्स में केसेस गए, सैंक्शंस के ऊपर कोर्ट के केसेस गए, ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं किया, कोर्ट्स में केसेस गए, तो लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस एक्ट 2021 जब पेश किया तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यही बोला कि जो इतनी ज्यादा लिटिगेशन बढ़ रही है सेक्शन 148 और रीअसेसमेंट के मैटर्स को लेके, तो अब हमारे को एक नए तरीके से रीअसेसमेंट का प्रोसीजर जो उनसा है वो डेवलप करना है। और उस तरीके से उन्होंने सेक्शन 148
कैपिटल ए एक नया सेक्शन जो सा है वो ऐड किया। वैसे तो 148 से लेके 151 तक सारे सेक्शंस जो से थे वो एक किस्म से रीराइट हो गए, दोबारा से लिखे गए वो सारे के सारे सेक्शन। तो लाइन पे सूरत यहाँ से हुई है। सेक्शन 147 नया लिखा गया, 148 लिखा गया, 148 ए लिखा गया, 149 दोबारा लिखा गया, सेक्शन 150 दोबारा लिखा गया, सेक्शन 151 भी दोबारा लिखा गया। और इसमें जो सा है इस चीज को कंफर्म भी किया कि जो ये नया सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली ही 1 अप्रैल 2021 के बाद नोटिस आएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल के केस के अंदर, जो बड़ा एक प्रोमिनेंट और लीडिंग केस रहा, जिसमें काफी सारे केसेस का बहुत लिटिगेशन था, वो भी उसमें डिसाइड हुआ, जो 31 मार्च 2021 को नोटिस इशू हो गए थे उसके ऊपर भी। कोई केस है तुम्हारा उनका? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? जी सर। हाँ जी। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो सा है वो नया का सारा बनाया गया। सेक्शन 148 ए जो है वो फाइनेंस एक्ट में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया एक नए अवतार के रूप में। अब हम जांचते हैं कि 148 ए क्या है। 148 ए में एक सब क्लास ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। इसको हम प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करेंगे तो सेक्शन 148 ए में 4 क्लासेस हैं, 148 ए, 148 ए का सब क्लास ए, सब क्लास बी, सब क्लास सी, सब क्लास डी। 148 ए, द असेसिंग ऑफिसर शैल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस, कोई भी नोटिस 148 का इशू करने से पहले वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, इफ रिक्वायर्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। स्पेसिफाइड अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेके इंक्वायरी कंडक्ट करेगा डेट जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो सजेस्ट करती है कि इनकम हैज एस्केप्ड। इसके अंदर भी वर्ड क्या है, जो इंफॉर्मेशन इन हैंड है, बड़ा ये नोट करने वाला वर्ड है कि जो इंफॉर्मेशन इन हैंड है, रोविंग इंक्वायरी या फिशिंग इंक्वायरी के लिए नहीं कर सकता 148 ए भी। 148 ए का जो नोटिस है 1 अप्रैल 2021 के बाद जो मुझे इशू होगा वो भी तब होगा अगर ऑफिसर के पास ऑलरेडी उसके हाथ में कोई इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है कि मेरी इनकम जो सी है वो एस्केप हो रही है, और उसकी इंक्वायरी करने के लिए सिंपली इंफॉर्मेशन होना नहीं है, उसके ऊपर इंक्वायरी करने की ड्यूटी जो है वो ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है, और वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी से पहले सैंक्शन लेगा, परमिशन लेगा और फिर मेरी इंक्वायरी करेगा। तो ये है सेक्शन 148 ए सब क्लास ए। उसके बाद सब क्लास बी, जब वो इंफॉर्मेशन उसने गैदर कर ली, इंक्वायर कर ली और उसके बाद अपने सीनियर से डिस्कस कर लिया, उनसे सैंक्शन ले लिया, तब वो मेरे को एक असेसी को एक शो काज नोटिस देगा सेक्शन 148 कैपिटल ए क्लास बी में, और उसमें मेरे को कहा जो जो उसके पास इंफॉर्मेशन है along with all the relied upon material evidences and information, वो सब चीजें मुझे देगा उसके अंदर और बताएगा कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी आ गई है और इसके बेसिस के ऊपर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि आपकी इनकम एस्केप हो रही है। अब आप बताएं आपको क्या कहना है। तो ये एक मेन डिफरेंस है पुराने 148 में और नए 148 ए में। पहले तो मेरे को बताया ही नहीं जाता था, रिटर्न फाइल करने के लिए बोल दिया जाता था, बाद में उनसे मैं रीजन मांगता था। अब वो रीजंस मुझे पहले ही दे दिए जाते हैं कि ये रीजंस हैं, और ये रीजंस ही सिर्फ नहीं है, इसकी इंक्वायरी भी मैं कर चुका हूं, तो ये रीजंस हैं आपके अगेंस्ट जिसके लिए मैं आपको ये नोटिस दे रहा हूं। और वो नोटिस में मेरे को रिप्लाई करने के लिए आदेश दिया जाता था। जो रिप्लाई करने की सीमा होती थी वो मिनिमम 7 डेज का पीरियड देना है, मार्क माई वर्ड्स, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज के अंदर वो उसको मेरे को जो सा उसका रिप्लाई वहां पे फाइल करना है। और ऑफिसर यही टाइम लाइन मुझे देता था, 7 दिन से कम नहीं, 30 दिन से ज्यादा नहीं रिप्लाई करने के लिए। और उसके बाद मैं उसका रिप्लाई जो सा है अकॉर्डिंगली पूरा सोच समझ के कि ये इंफॉर्मेशन क्या बनती है, उसको कैसे मैं रिबट कर सकता हूँ, क्या मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस के ऊपर मैं वो रिप्लाई उसको फाइल करता। अब 148 ए
कैपिटल 148 कैपिटल ए क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या कहती है कि जो रिप्लाई मैंने फाइल किया, असेसिंग ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है उस रिप्लाई को प्रॉपर्ली कंसीडर करने के लिए। उसको पढ़ेगा, उसको कंसीडर करेगा, जो मैंने उसको रिप्लाई क्लास बी के शो का नोटिस में दिया है। अब उसको जब वो पढ़ लेगा, देगा, तो तब वो डिसाइड करेगा कि क्या ये केस 148 का नोटिस इशू करने का है या नहीं है, या ड्रॉप करने का है, या ये जो रिप्लाई है ये गलत है, मैं इसको मानता नहीं, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। अगेन ही हैज टू पास ए स्पीकिंग ऑर्डर। 148A क्लास डी का स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा उसको, और उसके अंदर वो ये मेंशन करेगा कि ये चीजें जो सी हैं मैंने इनको मांगी, ये चीजें इन्होंने लिखी, और मैं किस वजह से इनके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे पास कौन सी ऐसे एविडेंसेस है या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सुपरसीड करती है इनके रिप्लाईज को, उसको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है 148A डी में। अब क्या हर केस के अंदर मेरे को 148A का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है? जी हाँ, सैंक्रोसेंट है, उसको फॉलो करना है। बट सर्च केसेस में, सर्वे केसेस के अंदर, या कुछ और 135A की स्कीम है या DTA की है, वो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। वो कुछ इसकी एक्सक्लूजन क्लासेस हैं जिसमें 148 का प्रोसीजर नहीं फॉलो करना, सीधा डायरेक्ट 148 का नोटिस इशू कर दिया जाएगा। तो अब जब 148A जो है वो उसका सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद 148A क्लास डी में जब ऑर्डर बना दिया और ये उसमें ड्रॉप नहीं किया और ये कह दिया गया कि भाई ये इनकम एस्केप कर रही है, तो साथ ही वो मेरे को अपनी प्रायर सैंक्शन लेके सीनियर से 148 का नोटिस भी इशू कर देंगे। तो 148 का नोटिस इशू हो जाएगा। अब इसके अंदर जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है वो सेक्शन 151 में डिफाइंड है, जिसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अपनी मतलब टू अंडरस्टैंड इट इन इजियर मैनर, मैंने सेक्शन 148 के लिम्स को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। सबसे 7 लिम्स मैंने इसमें से निकाली। पावर ऑफ एओ, सबसे पहले पावर ऑफ एओ अंडर सेक्शन 148A, जो कि क्लास ए में आती है। फिर हाउ सच पावर्स आर टू बी यूज्ड बाय एओ, असेसिंग ऑफिसर मेरे अगेंस्ट ये पावर्स कैसे यूज करेगा, वो क्लास बी में आएगी। फिर रिस्पॉन्स ऑफ असेसी टू बी फाइल्ड एंड इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एओ टू कंसीडर दैट रिस्पॉन्स, वो आती है क्लास सी में, कि असेसी जो है वो अपना रिस्पॉन्स जरूर देगा 148 के नोटिस से पहले, और उसके बाद जो उनसे है वो ऑफिसर की ड्यूटी बाउंड हो जाएगा उस रिस्पॉन्स को कंसीडर करने के लिए उसमें, और वो सब करने के बाद वो फाइनल ऑर्डर 148AD में पास करेगा। फिर क्या वेदर अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट 148A ऑर्डर्स, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हेन कैन 148 नोटिसेस बी इशूड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर अंडर 148A, कि कब 148 का नोटिस डायरेक्टली इशू हो सकता है बगैर 148A फॉलो किए हुए, 1 अप्रैल 2021 के बाद भी। पहले तो होता ही होता था, इसके बाद भी कब इशू हो सकता है उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और टाइम लिमिट्स फॉर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148A, क्या क्या टाइम लिमिट रहेंगी जिसके अंदर वो मेरे को नोटिस इशू करेंगे। तो उस चीज को जो सा है हम अभी स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं जी पावर ऑफ एओ, कि एओ को क्या पावर है। The assessing officer shall, before issuing any notice under 148, conduct an inquiry if required with the approval of specified authority with respect to information in his possession। जो मैंने आपको पहले बताया था, roving inquiry नहीं कर सकता, information should be in his possession which suggests that the income chargeable to tax has escaped the assessment। तो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन तो बहुत वाइड है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 148 है, जो कि बताता है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके हाथ में पहले, जिसके बेसिस पे वो मेरे को
148 का नोटिस इशू कर सकता है। 148A का वो इंफॉर्मेशन है, any information in case of assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by board from time to time। तो बोर्ड एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हर साल के लिए या 2 सालों के लिए टाइम टू टाइम बनाता है, और वो अपने ऑफिसर्स को दी जाती है, और उसमें रेड फ्लैग भी किया जाता है असेसी को कि ये इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये असेसीज आ रहे हैं और इनकी जांच की जाए। तो वो इंफॉर्मेशन जो सी है मानी जाएगी कि एओ के हाथ में है, और उसके बेसिस के ऊपर वो मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू करना चाहता है। नेक्स्ट इज सेकेंड है ऑडिट ऑब्जेक्शन, कि ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द असेसमेंट इन द केस ऑफ असेसी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया इनकम टैक्स के ऑडिट में, जिससे ये मालूम चला कि मेरी जो पुरानी असेसमेंट हुई थी या जो पुरानी रिटर्न मेरी फाइल हुई थी उसके अंदर कोई इनकम एस्केप कर गई है जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन थ्रू ऑडिट ऑब्जेक्शन मेरे असेसिंग ऑफिसर के पास, मेरे अधिकारी के पास आएगी, और उसके बेसिस के ऊपर वो आगे प्रोसीड करेगा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एग्रीमेंट रेफर टू सेक्शन 90 और 90A ऑफ द एक्ट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ हुआ होता है। कुछ एक नॉन रेजिडेंट्स होते हैं sorry, जिनकी इनकम इंडिया में भी होती है, बाहर भी होती है, और वो लोग जो उनसे हैं डबल डीटीए के अंदर अपना टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। जिस कंट्री में उन्हें कम टैक्स पड़ रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसलिए अगर कोई इंफॉर्मेशन वहां से मेरे असेसिंग ऑफिसर के पास, मेरे अधिकारी के पास आती है कि ये एक पर्टिकुलर इनकम है जो एस्केप कर रही है, जो कि हमारे को डीटीए के वहां से मालूम चली है, तो मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू की जा सकती है। फिर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू असेसिंग ऑफिसर अंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135A। ये 135A क्या है? फॉरेन एसेट्स, मेरी फॉरेन इंटरेस्ट। अगर असेसी जो है वो उसके पास फॉरेन एसेट्स हैं और फॉरेन इंटरेस्ट है जो कि उसने अपने रिटर्न्स में नहीं शो किए हुए थे, जो हमारे ऑफिसर के पास वो इंफॉर्मेशन 135A की स्कीम के अंडर आ गई, और तब वो हमारे को 148A का नोटिस इशू कर सकता है इंक्वायरी करने के बाद। या एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर्स एक्शन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल आर ए कोर्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि किसी कोर्ट ऑर्डर या ट्रिब्यूनल ऑर्डर से निकल कर आ रही है, और उससे ये मालूम चल रहा है कि ये डिडक्शन में कोई गलत क्लेम करता आ रहा हूं पिछले सालों के अंदर, या मेरी ये इनकम और है जो कि वो एस्केप हो रही है, तो वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हाथ में मानी जाएगी। तो इसलिए जो ऊपर मैं दोबारा से पढ़ता हूं, कंडक्ट एन इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड with the approval of specified authority with respect to information in his possession। ऑफिसर के इंफॉर्मेशन जो पोजीशन में, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है वो ये मैंने आपको बताई, ये 5-6 तरह की इंफॉर्मेशन हैं जो कि उस ऑफिसर के पास आती हैं, जिसके बेसिस के ऊपर वो अपने सुपीरियर अथॉरिटी से, स्पेसिफाइड अथॉरिटी से सैंक्शन लेके और 148A की इंक्वायरी शुरू करेगा। लेकिन वो इंक्वायरी कैसे होगी, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, और इसके ऊपर ऑलरेडी लिटिगेशन, मतलब अभी तो सेक्शन जो सा है 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 22 तक तो जो सा है वो आशीष अग्रवाल की वजह से कोर्ट्स के अंदर केसेस चले रहे, और अभी भी जो हमारी इसके पीछे लेजिस्लेचर्स की इंटेंशन थी, या हमारे वित्त मंत्री जी की इंटेंशन थी, सोच थी कि भी लिटिगेशन को अवॉइड करेंगे, लेकिन वो लिटिगेशन अवॉइड नहीं हो पा रही है। कुछ कमियां हम अभिवक्ताओं में रह जाती हैं, कुछ कमियां अधिकारियों में रह जाती हैं, वो उस प्रोसीजर को ढंग से फॉलो नहीं करते। आप लोगों का रोल कहाँ आता है? आप लोगों का रोल तब आता है जब आप इसके सारे पार्ट्स को, लिम्स को समझ लेते हैं 148 न्यू को, और आपको 80% केसेस के अंदर ऐसा मिल जाएगा जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कहीं ना कहीं चूक जो है वो अधिकारी कर रहा है, और उसी के बेसिस के ऊपर आप कोर्ट्स के अंदर जाके रिट पिटीशंस फाइल करके वो प्रोसीडिंग्स वहीं पे क्वाश करवा सकते हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं, या रिमांड करवा सकते हैं। तो इसके बाद
नेक्स्ट इज यूज ऑफ पावर। अब ऑफिसर जो है वो अपनी पावर्स कैसे यूज कर रहा है? वो अपनी पावर्स यूज कर रहा है मेरे को एक शो का नोटिस इशू करके, उसके अंदर जितने भी मेरे अगेंस्ट उसके पास इंफॉर्मेशन है, एविडेंसेस हैं, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स हैं, कोजेंट एविडेंसेस हैं, वो सब लगा के मुझे भेजता है और मुझे कहता है कि आप के ऊपर 148 का रीअसेसमेंट का नोटिस क्यों ना सर्व किया जाए, बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग ABCD EFG पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की वजह से क्यों ना सर्व किया जाए, और आप इसका रिप्लाई मुझे विद इन सो एंड सो टाइम फाइल करें। तो वो टाइम क्या है मैंने आपको बताया, मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। और अगर इसके अंदर कोई असेसी जो है, करदाता जो है, वो एक्सटेंशन मांगता है, टाइम की एडजर्नमेंट मांगता है, तो वो उस 30 डेज के टाइम में ऐड हो जाएगा। तब वो 30 डेज की समय सीमा नहीं रहेगी, तब वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, अब जितना टाइम में एडजर्नमेंट मांगता हूं। तो उसके बाद वो SCN मुझे देगा। जब वो SCN मुझे देगा तो अब रोल आ जाता है हम सब टैक्स एडवोकेट्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, टैक्स प्रोफेशनल्स का, कि हम उसको देखें कि हम अपने क्लाइंट को इसमें से कैसे बेल आउट कर सकते हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। हो सकता है उनके समझने में गलती लग रही हो या कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो सब चीज़ों को जो उनसा है वहां पे हमारा एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, और उस रोल को हम यूज करते हुए वहां पे उनका एक क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं विद ए डिटेल्ड एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड रिप्लाई। वो रिप्लाई जो उनसा है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है जो हम रिप्लाई यहाँ देते हैं, क्योंकि वही अगर ये प्रोसीडिंग 148 की शुरू होती है तब भी हम उसी को वहां पे लेके चलते हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल जो उनसा है ये उसको हम जब दे देते हैं, तो उसके बाद अब इसके अंदर एक चीज और बड़ी है कि मैंने एक प्रॉपर्टी 55 लाख की या 60 लाख रुपए की सेल की, ये इंफॉर्मेशन उनके पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू आ गई, और उस इंफॉर्मेशन की उन्होंने इंक्वायरी क्या की कि रजिस्ट्रार से मंगवा लिए पेपर, और बोल दिया कि मैंने इंक्वायरी कर ली, कि रजिस्ट्रार ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी जो सी है 60 लाख की इस असेसी ने सेल की है, इस पैन नंबर वाले असेसी ने सेल की। अब क्या वो 60 लाख का 60 लाख रुपया मेरी इनकम है? ये इंक्वायरी करना ऑफिसर का काम है, जो कि वो चूक कर देता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि ये नोटिस जो सा है आपका गलत है। तो क्योंकि ये तो मेरी सेल प्रोसीड्स है, जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, मेरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो मैं फाइल कर रहा हूँ उसमें रिफ्लेक्टेड है, मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ रही है, वो सबको भी तो माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लगाने के बाद ही तो आप मेरी इनकम डिराइव करोगे। आप सीधा 60 लाख रुपए का चार्ज तो नहीं मेरे पे लगा सकते। मैंने 60 लाख की फिगर क्यों ली है वो भी जब मैं आगे टाइम लिमिट्स में जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में 60 लाख की फिगर आपसे क्यों डिस्कस की थी। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे बताना जरूर। थैंक यू। तो वो जो भी मेरे पे चाय लगाएगा वो एक बाल्ड असर्शन नहीं हो सकती है, वो एक मतलब बेतुका कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, उसको विद एविडेंसेस मेरे को बताना है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है और इस वजह से आपकी इनकम जो सी है वो एस्केप कर रही है। तो उसका रिप्लाई जब मैं दे दूंगा उन्हें, तो उसके बाद जो उनसा है वो रिप्लाई को कंसीडर करने के बाद वो एक ऑर्डर पास करेंगे कि यस आई एम satisfied with the reply of the assessee and he has fully disclosed his income in his return and there is no escapement। तो वो उसको ड्रॉप कर देगा कि उसका रिप्लाई मैंने पढ़ लिया, उसके सारे फैक्ट्स को एनालाइज कर लिया, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो ऑलरेडी उसने अपने रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर कर रखी थी, इसलिए जो उनसा है उसका कोई भी कंसीलमेंट का केस नहीं बनता, कोई एस्केपमेंट का केस नहीं बनता, तो इसलिए ये प्रोसीडिंग ड्रॉप की जाए। तो 144A-D में वो प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट ड्रॉप भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बारी 148A आ गया तो हर हालत में मेरे ऊपर अब तो 148 रीअसेसमेंट का प्रोसीडिंग शुरू होगा ही होगा। वो सब डिपेंड करेगा वो इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है और हम उसका रिप्लाई कैसे फाइल करते हैं। वो रिप्लाई जो सा स्टेज पे 148AC का जो है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।
उसको हमको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। आप एक्सटेंशन मांगिए, अगर मान लीजिए कोई आपके पास क्लाइंट जो सा है 28वें दिन आ रहा है और 30वें दिन है रिप्लाई करने का, आप 2 दिन के अंदर, आपके पास कोई मैजिक लैंप नहीं होता कि आप सब चीजों को उसको समझने में कर पाए, तो आप बेशक उसके ऊपर उनको एडजर्नमेंट का एप्लीकेशन ऑनलाइन डालें, ऑफिसर के ईमेल एड्रेस पे डालें और उसको एडजर्नमेंट सीक करें। वो एडजर्नमेंट सीक करना आपका राइट है, लेकिन रिप्लाई आप जो सा है वो जल्दबाजी में नहीं बनाएंगे, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। अब ये जो है वो डिसाइड करेगा, और उसके बाद जब वो डिसाइड कर लेगा कि हाँ जी ये रिप्लाई जो उनसा है गलत है, मेरे सारे के सारे जो मेरी इंक्वायरी है वो ठीक है, तो वो मेरे को 148 का नोटिस दोबारा से इशू कर देगा। जब एओ जो उनसा है नोटिस दोबारा इशू कर देगा, तो मेरी रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग सेक्शन 147 और न्यू सेक्शन 148 के अंतर्गत शुरू हो जाएगी। तो वो जब इंफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी तो मेरे को क्या दोबारा से विद इन 30 डेज या जो भी टाइम वो स्पेसिफाई करेगा उसमें अपनी रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के बाद वो सारा का सारा मेरा जैसे एक रीअसेसमेंट का प्रोसीजर होता है वो चलेगा, और उसके बाद जो वो ऑर्डर है वो मेरा पास होगा अंडर 143(3)/144 के अंदर। और उसके अंदर भी आपको ध्यान ये रखना है कि इस केस के अंदर भी 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करना जरूरी है उसके लिए। अगर वो किसी वजह से 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करना भूल गया, आप सिंपली 2 लाइनें लिख देंगे कि द प्रोसीडिंग्स आर आउट ऑफ जुरिसडिक्शन एंड अगेंस्ट द लॉ। आप याद नहीं दिलाएंगे स्पेसिफिकली कि भी तू 143(2) का नोटिस इशू करना भूल गया। ये चीज आप ध्यान रखें। पर आपको ये ऑब्जेक्शन जो सा है अपनी लीगल लैंग्वेज के अंदर मेंशन जरूर कर देना है कि ये चीज जो सी है हो गई, जिसको कि आपको बाद में उसका एडवांटेज मिल सके। और अब क्या जो न्यू एक्ट के अंदर जो पुराना सेक्शन 148 था उसके अंदर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती थी, तो मेरी जो स्क्रूटनी होती थी, रीअसेसमेंट जो होती थी, वो सिर्फ उतने इंफॉर्मेशन तक ही सीमित रहती थी। वो उससे राइट और लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते थे। तो वो थी लिमिटेड स्क्रूटनी। पुराने 148 में थी लिमिटेड स्क्रूटनी, और अब नए 148 में स्काई इज नो लिमिट। अब ये फुल स्क्रूटनी है। जब मैं उन्हें दूंगा, मेरे उनके पास तो इंफॉर्मेशन थी कि मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन जब मैं उनके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके जाऊंगा, वो देखेंगे कि ये एंट्रीज क्या आ रही है, मैं कहूंगा जी ये प्रॉपर्टी है, वो कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वो भी डिक्लेयर नहीं थी। तो मैंने 3 प्रॉपर्टीज की हुई थी, उनके पास एक ही प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आई थी। तो ये नहीं कि अब वो मेरे को जो उनसे एडिशन करेंगे मेरे हाथ में या जो भी उसका एडवर्स इफेक्ट देंगे वो एक ही प्रॉपर्टी का लेंगे। नो, जो जो चीजें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स उनके सामने आएंगी, वो हर चीज का संज्ञान लेंगे और उसके बाद जो उनसे मेरा केस डिसाइड करेंगे। तो दिस विल बी ए फुल स्क्रूटनी नाउ। 148 में अब लिमिटेड स्क्रूटनी नहीं रहेगी, अब 148 में फुल स्क्रूटनी होगी। ये प्लीज सब लोग ध्यान रखें। अब 148 AD का ऑर्डर आ गया, मैं उस ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड। उसके अंदर सामने ही मेरे को फेलिसिस दिख रही हैं, तो क्या रिकोर्स है मेरे पास? मैं आप में से किसी से आंसर जानना चाहूंगा। कोई भी एक अपना अनम्यूट करके मुझे बताए कि क्या रिकोर्स रहेगा मेरे पास। क्या मैं अपील फाइल कर पाऊंगा? क्या मैं सिर्फ रिट पिटीशन में जाऊंगा या दोनों चीजें कर पाऊंगा? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मेरे को कोई भी एक जना इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि आपके हिसाब से क्या। अपील फाइल कर दें। हाँ जी, अपील फाइल कर दें। अपील फाइल करें। गुड। और कौन लोग हैं जो कह रहे हैं अपील फाइल हो सकती है? अपील फाइल करेंगे सर। अपील फाइल करेंगे। सर नो, सेक्शन अपील फाइल करने के लिए ऑर्डर हैज टू बी एन अपीलेबल ऑर्डर अंडर सेक्शन 246 ऑफ द एक्ट, बट order passed under section 148
capital A, class D is not mentioned in the appealable orders list under section 246. तो इसलिए 148A(D) के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं फाइल हो सकती, इसके अगेंस्ट सिर्फ रिट पिटीशन जाएगी। जिस वजह से जो लेजिस्लेचर ने सोचा था कि कोर्ट्स का बर्डन कम करे, वो कोर्ट्स का बर्डन और बढ़ गया है, तो इसकी अपील नहीं फाइल हो सकती। इस चीज को आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। इसमें ऑर्डर जब इशू करेगा स्टेट में 148 का ही नोटिस इशू मेरे को करेगा, और मेरे को 148 का जब नोटिस इशू हो जाएगा तो सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो 148 का है असेसमेंट का। उसके बाद 143(2) का नोटिस होगा, 142(1) का नोटिस होगा, और सारा प्रोसीजर मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। अब हाँ जी, अब मैंने आपसे कहा था कि 1 अप्रैल 2021 के बाद भी क्या मेरे को 148 का नोटिस स्ट्रेट अवे इशू हो सकता है, या 148A का नोटिस 148A का प्रोसीजर फॉलो ही करना पड़ेगा? प्लीज कोई मजा तब आता, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे, इसलिए मैं किसी की नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, बट फॉर माय इंटरेक्शन पर्पस ओनली मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का क्या मानना है कि क्या आज की डेट के अंदर स्टेट अवे 148 का नोटिस मुझे इशू हो सकता है या नहीं हो सकता? दीपक गुप्ता जी मुरादाबाद, दीपक गुप्ता जी मुरादाबाद, अपने को अनम्यूट करके बता दीजिए। दीपक गुप्ता जी मुरादाबाद, पृथ्वी आसो जी, पृथ्वी सिंह जी। सर मैं ऑन द वे पृथ्वी, हूँ, इसका ध्यान ठीक ठीक रखना। ठीक है सर। पृथ्वी जी, पृथ्वी आसो जी, बेतुल। जी सर, उसको देखना पड़ेगा। वो टाइम लिमिट यदि असेसमेंट वो इनकम यदि 50 लाख से ऊपर का से वो है और असेट शोइंग है, तो वो आप उसके लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में फाइल करता है तो वो ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गुड सर, ऐसा है आपने जो कहा है वो 50 लाख वाली, वो तो 149 की सर टाइम। मैं बताऊं, हाँ सर जी, जितने भी आपके सर्च और सर्वे के केसेस हैं यस उसके अंदर सीधा 148 इशू हो जाएगा। यस यस, दिस इज द मेन एक्सेप्शन। अब मैं उस पे आता हूं। When can a notice under 148 of the income tax be issued without following the procedure laid under 148 of the Income Tax Act after 1st April 2021 also? ये है a search, the provision of section 148A shall not apply where a search is initiated under section 132 or books of accounts, other documents or any other assets as requisitioned under section 132A on or after 1st April 2021 in case of the assessee। अगर किसी assessee के यहाँ पे रेड हो जाती है, उस रेड के बाद उसको असेसिंग ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन सारी मिल जाती है, तो उसको दोबारा से 148A का प्रक्रिया नहीं करनी है, प्रोसीडिंग नहीं करनी है, उसे स्टेट अवे 148 का नोटिस इशू करना है। नंबर 2, सर्वे कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A, जिसके यहाँ पे भी सर्वे 133A का हो जाएगा या उसकी सब क्लास 2A में सर्वे हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 के बाद, वहां पे भी जो सा है 148A का प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, वहां पे भी स्टेट अवे 148 का नोटिस इशू हो जाएगा। नंबर 3, assessing officer is satisfied with the prior approval of principal commissioner or commissioner that any money, bullion, jewelry or other valuable article or things seized or requisitioned under section 132 in case of other person on or after 1st April 2021 belongs to the assessee। कि अगर किसी भी दूसरे पर्सन के यहाँ पे सर्च हुई है और वहां पे कोई उनको ज्वेलरी मिल गई, वैल्यूएबल आर्टिकल्स मिल गए जो ये प्रूव करते हैं कि वो उस पर्सन को बिलोंग नहीं करते और वो मुझे बिलोंग करते हैं या मेरे एसएससी को बिलोंग करते हैं, मुझे से मतलब मेरे एसएससी को बिलोंग करते हैं, तो मेरे एसएससी को 148 का नोटिस स्ट्रेट अवे आ सकता है, जबकि मेरे एसएससी के पास कोई भी सर्च या सर्वे नहीं हुई। आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, सेक्शन 153C
जो पहले नोटिस 153A Yes, और sir. 153C जो है वो उसका सनडाउनर आ गया, वो सनसेट क्लास हो गई। 1 अप्रैल 2021 को सेक्शन 153C और 153A जो है उनका सूर्य अस्त हो गया, उनका सनसेट हो गया, तो वो भी 148 में आ गए। तो ये केसेस जो है जिसमें कि किसी और के सर्च हो रही है, उसकी सर्च में मेरे से रिलेटेड कोई ज्वेलरी पड़ी हुई मिल जाती है, कोई वैल्यूएबल आर्टिकल्स पड़े हुए मिल जाते हैं, कोई बुलियन पड़ा हुआ मिल जाता है, या कोई मनी पड़ी हुई मिल जाती है, तो उसके बिना पे मेरे को डायरेक्टली 148 का नोटिस इश्यू हो सकता है। सर सॉरी, एक एक चीज पूछना चाहता हूँ, जी। अगर डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है कोई जी, मेरे मैं नाम का। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दैट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स seized or requisitioned under section 132 or section 132A in the case of other person on or after 1st April 2021 pertains or pertain to the information contained therein relates to the SSC कि थर्ड पर्सन के सर्च हुई, उसके कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, कोई वहां पे पड़े हुए एग्रीमेंट्स मिल गए जिसमें मेरे भी साइन है, और वो उसके बेसिस के ऊपर चाहे सर्च मेरे पे नहीं हुई, मेरे को डायरेक्ट 148 का नोटिस इशू किया जा सकता है। ये इन दोनों चीजों के लिए पहले 153C का इस्तेमाल किया जाता था, अब 153C की जगह पे स्ट्रेट अवे 148। अब सब चीजें जो भी रीअसेसमेंट होनी है, अब सबके लिए एक ही नोटिस आएगा 148, और वो नोटिस किस केसेस में बगैर 148 की प्रक्रिया में आएगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और इन पॉइंट्स के अलावा 148A किया प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, the assessing officer shall be deemed to have information which suggests that the income chargeable to the tax escaped the assessment in the in such initiated accounts requisition इतना ये भी वही अदर पर्सन का ही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन केसेस के अंदर 148 जो है वो डायरेक्टली इशू किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम टाइम लिमिट। अब आ जाते हैं हम टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिसेस अंडर सेक्शन 148। वो सेक्शन 149 के अंदर टाइम लिमिट जो सी है वो प्रिस्क्राइब की गई है। No notice under section 148 shall be issued for the relevant assessment year if 3 years have been। अच्छा, पहले वाले 148 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था 4 साल की लिमिट थी जनरल केसेस में, 31 मई 2021 तक के केसेस में 4 साल का पीरियड था जनरल केसेस में। 1 लाख से ऊपर की एस्केपमेंट थी तो 6 साल का पीरियड था, और अगर फॉरेन एसेट्स का क्वेश्चन आ जाता है तो 16 साल का पीरियड था। अब नई जो टाइमलाइन है, जो नई सीमाएं हैं, वो है 3 साल और 10 साल। 3 साल और 10 साल। इफ अगर वो 50 लाख से नीचे की, जो अब अभी पीछे किसी ने बताया था 50 लाख का क्वेश्चन, 50 लाख से नीचे का है तो 3 साल, 50 लाख से ऊपर का है तो 10 साल, और वो कब होना चाहिए, जबकि वो एसेट हो, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और रिलेशन टू इवेंट ऑफ एनी ओकेजन, एनी एंट्री और एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स which has escaped assessment amounts to be likely to be amount of 50 lakhs or more। तो ये डिफरेंस आया दोनों चीजों के बीच में। मैंने बीच में पहले जब ले रहा था तो मैंने आपसे लोगों से कहा था कि जब मैं टाइमलाइन डिस्कस करूंगा तो आप मुझे याद कराइएगा। मैंने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल में फिगर ली थी 60 लाख की, कि एक ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से कि मेरे एसएससी ने 60 लाख की प्रॉपर्टी जो सी है वो सेल की है, तो इसलिए इसको रीअसेस किया जाए, और वो इंफॉर्मेशन 3 साल से पुरानी थी। ऑफिसर ने देखा 60 लाख लिखी है और उसने मुझे नोटिस इशू कर दिया। 60 लाख इज माई सेल कंसिडरेशन, नॉट माई इनकम।
मेरे को जब उसका रिप्लाई बनाना है तो उसमें सबसे पहले लिखना है दिस नोटिस इज इनकरेक्ट, बैड इन लॉ, आउट ऑफ jurisdiction. Why? Because my income has not escaped assessment to the tune of 50 lakh rupees or to the tune of 60 lakh rupees. 60 lakh rupees is my sale consideration. मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 30 लाख मान लीजिएगा, जो ऑलरेडी मेरी उनकी बुक्स के अंदर नजर आ रही है। उस पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थी 10 लाख रुपए, वो भी मैंने बैंक से की हुई थी, वो भी मेरी पिछले सालों की रिटर्न में नजर आ रही है 40 लाख। उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लगा के मेरी जोन सी है टोटल जोन सी है वो इंडेक्स कॉस्ट जोन सी है वो बन जाती है 62 लाख, और मैंने बेची कितने की प्रॉपर्टी? 60 लाख की। तो प्रैक्टिकली मैंने उस साल में चाहे नहीं दिखाया ये सोच के कि भाई मेरे को तो 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, चलो छोड़ो क्या दिखाता हूं, मैं अपने रिटर्न में नहीं शो कर रहा। पर उन्होंने वो भी ठीक कह रहे हैं कि आपने 60 लाख की जो सी अपनी वो रिटर्न में नहीं शो की, बट मेरी इनकम नहीं है, मेरा लॉस है 2 लाख रुपए का। तो एक तो ये कि 149 की टाइमलाइन से मैं बाहर हो गया, मेरे ऊपर प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकते, वो वाइड एब इनिशियो हो गई, प्रोसीडिंग आउट ऑफ जुरिसडिक्शन हो गई। इस चीज का हमें बड़ा ध्यान रखना है। तो ये चीजें जो सी है जिस समय हम लोग केस को पूरे तरीके से 360 डिग्री एंगल से स्टडी करना है, 360 डिग्री एंगल से स्टडी करना है हमारे को केस को, और अपने क्लाइंट से सारी इंफॉर्मेशन निकलवा के उसके बाद उसका रिप्लाई फाइल करना है। सेक्शन 149 ने एक तो ये 3 साल और 10 साल का बताया, और एक मैंने आपको आगे बताया था कि 148A(b) के अंदर जो समय सीमा 30 दिन की मैक्सिमम प्रिस्क्राइब की गई है, अगर मैं कोई एडजमेंट लेता हूं तो वो समय सीमा बढ़ जाएगी और वो उसमें नहीं आएगी। और लेकिन जहां पे उसने 7 दिन से कम का टाइम मुझे दिया तो वो नोटिस नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन से कम का टाइम तो वो मुझे दे ही नहीं सकता। तो इस चीज का मुझे खास ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आया था दिमाग में, 60 दिन का टाइम। हाँ जी, एडजमेंट जो मैंने आपसे बोली, मेरे अपने पर्सनल मैटर्स के अंदर जो मेरे साथ ऑलरेडी हुआ, मैंने इनके पोर्टल पे एडजमेंट फाइल कर दी 148B का नोटिस आने के बाद, लेकिन बिकॉज ऑफ ITBA प्रॉब्लम, देयर सिस्टम प्रॉब्लम, वो एडजमेंट जो सी है असेसिंग ऑफिसर को नजर ही नहीं आ रही, और असेसिंग ऑफिसर ने उस एडजमेंट को कंसीडर किए बगैर मेरे को 148AD का ऑर्डर पास कर दिया। तो वो हमने अल्टीमेटली रिट फाइल की एंड वी गॉट दैट ऑर्डर क्वाश्ड फ्रॉम दी दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने एडजमेंट फाइल की है तो वो जो उनसा ऑफिसर को कंसीडर करनी है। अगर वो एडजमेंट नहीं कंसीडर करता तो उस केस के अंदर अगर आपके पास एविडेंस है कि आपने पोर्टल पे फाइल की, उसका आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट है, आपने उसको ईमेल पे भी डाल दी, वो आपके पास आपके मेल बॉक्स में प्रूफ है, तो आप जो उनसा है हाई कोर्ट से जाके उसका रिलीफ इमीडिएटली ले सकते हैं अगर वो उसको प्रोवाइड नहीं करता। नाउ सेक्शन 151 जो मैं बार बार बीच में कह रहा था कि विद द अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, विद द अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ये स्पेसिफाइड अथॉरिटी क्या है, किस ट्रांजैक्शन के लिए कौन स्पेसिफाइड अथॉरिटी होगी, उसके बारे में सेक्शन 151 जो है उसको जानना जरूरी है। Approval of specified authority under section 151 for the purpose of section 148 and 148A shall be where 3 years or less have elapsed from the end of relevant assessment year। जहां पे 3 साल या 3 साल से कम का पीरियड है उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से, वहां पे जो सैंक्शन लेनी है असेसिंग अथॉरिटी को, वो लेनी है प्रिंसिपल CIT से, प्रिंसिपल DIT डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन से, CIT से या DIT से, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल CIT से, प्रिंसिपल DIT से, CIT से या DIT से।
3 साल से कम में। जहां पे 3 साल से ज्यादा, जहां 50 लाख से ऊपर का मेरा एस्केपमेंट आ रहा है, तो वो पीरियड मेरा 3 साल से बढ़ के 10 साल तक हो जाएगा, बट लेस देन 10 ईयर्स तक रहेगा। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर सिर्फ अगर आपने ये देखना है कि अगर वो सैंक्शन जोन सी है, उसने सिर्फ जैसे ऊपर लिखी हुई थी प्रिंसिपल सीआईटी, प्रिंसिपल डीआईटी, सीआईटी और डीआईटी से ली हुई है, तो वो सैंक्शन गलत हो जाएगी। सैंक्शन गलत हो जाने के बिना पे उसका नोटिस और वो प्रोसीडिंग्स जो सी हैं वो वाइड एब इनिशियो हो जाएंगी, वो प्रोसीडिंग्स वाइड एब इनिशियो हो जाएंगी। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जहां पे 50 लाख की से ऊपर की कंसीलमेंट है, एस्केपमेंट है, वहां पे जो परमिशन लेनी है, सैंक्शन लेनी है उसने, वो लेनी है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। सिर्फ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से नहीं लेनी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से लेनी, या प्रिंसिपल डीजीआईटी से लेनी है। सिर्फ डीआईटी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन से नहीं लेनी, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन से लेनी है, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से लेनी है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स से लेनी। तो ये बड़ा जबरदस्त डिफरेंस है हमारे को, इसलिए जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हमारे को हर चीज का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना है, 360 डिग्री एनालिसिस करना है, क्योंकि ये कमियां ही हैं जो कि हम अपने क्लाइंट को बेल आउट करवा सकते हैं इन नोटिस से, और ऐसी गलतियां अधिकारीगण से हो जाती हैं, जान के नहीं करते, लेकिन प्रोसेस में या पूरा नया एक्ट है, नई सब चीजें समझने में भूल हो जाती है। हाँ जी। अब जहां पे भी 10 साल से 3 साल से ऊपर वाला पीरियड आ रहा है और सर्वे और सर्च वाले केसेस हैं, अप्रूवल जो उनसी है वो सब ले ली उन्होंने प्रॉपर तरीके से। अब असेसमेंट ऑर्डर करने की पावर किसको है, असेसमेंट करने की पावर किसको है ऐसे केसेस के अंदर, वो भी ध्यान रखना है। वो पावर मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं है, वो पावर मेरे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को नहीं है। Those cases have to be assessed necessarily by the officer, not below the rank of joint commissioner of income tax. Please note कि सर्च और सर्वे के केसेस में जब 148 इशू होगा तो जो असेसमेंट होगी वो नेसेसरीली उस ऑफिसर से होगी जिसका रैंक नॉट बिलो जेसीआईटी होगा, एंड विद द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डीआईटी और सीआईटी और डीआईटी, कि वो ऑर्डर की अप्रूवल भी लेगा वो, और वो खुद जो सा है कम से कम जॉइंट कमिश्नर के रैंक का ऑफिसर होगा, तभी वो मेरी असेसमेंट कर पाएगा। नाउ ये चीजें आप चेक करने के बाद ही आगे जो सा है फिर उसके बाद चलेंगे। नाउ स्टेप्स टू बी टेकन आफ्टर रिसीविंग। अब हम आ जाते हैं वापस 148A पे, कि अब मैं आप आ रहा हूं, मतलब लॉ पे नहीं जा रहा, मैं अब प्रैक्टिकल गाइडलाइन पे आ रहा हूं, प्रैक्टिकल टिप्स पे आ रहा हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। Whenever assessee receives a notice under 148A, he must carefully examine the jurisdictional conditions envisaged under section 149। जो मैंने आपको jurisdictional conditions ऊपर सारी बताई हैं, जब भी आपको 148A का नोटिस आएगा आपको ये देखना है कि वो 3 साल की समय सीमा और 10 साल की समय सीमा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उसने ये नोटिस भेज दिया कि भी आपकी प्रॉपर्टी से वो 60 लाख रुपए की है और उसके बेसिस पे वो 4 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो वो मेरा एक्चुअली में वो जो सा है सेल कंसिडरेशन है, इनकम नहीं है, तो वो मेरा बेल आउट हो सकता है। तो मेरे को उन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जुरिडिक्शनल जो सी चीजें हैं उनको पहले अच्छे तरीके से वेरीफाई करना है। In case the notice is issued by assessing officer under 148A is in violation of provisions 149, then he must file an objection while making the reply to। जब हम 148C में रिप्लाई फाइल करने जा रहे हैं, बी में फाइल करने जा रहे हैं, तो हम अपने रिप्लाई में जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, चाहे वो लीगल ऑब्जेक्शन है, चाहे वो जुरिडिक्शनल ऑब्जेक्शन है, चाहे वो टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, हम सारे के सारे ऑब्जेक्शंस अपने जो उनसे हैं
प्रॉपरली अपने रिप्लाई के अंदर लिखेंगे और क्यों ऑब्जेक्शन है सिंपली एक लाइन नहीं लिख देंगे, उसको प्रूव करेंगे कि ये ऑब्जेक्शन हमारा इस वजह से लगाया जा रहा है और ये ऑब्जेक्शन मेरा ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें एज फार एज 149 इज कंसर्न। नाउ दैट द नोटिस, हम अपना रिप्लाई जब स्टार्ट करेंगे तो उसकी ओपनिंग लाइन जो हम स्टार्ट करना चाहेंगे वो ये करना चाहेंगे, द नोटिस अंडर सेक्शन 148 ए क्लास बी इज बैड इन लॉ, barred by limitation and jurisdictional conditions are not met। अगर एओ ने आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की प्रॉपरली जो उसको करनी चाहिए, जो उसके पास थी सारी की सारी विच इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड यू, तो आप नेक्स्ट जो उनसे ऑब्जेक्शन ये लगाएंगे कि एओ हैज नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन एंड रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी, जो उससे रिलेटेड रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट थे, एविडेंसेस थी, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स थी, वो सब चीजें मेरे को दी जाए, उसके बेसिस पे ही तो मैं रिप्लाई बनाऊंगा सर। अगर वो चीजें मुझे नहीं दी गई हैं तो मैं कैसे रिप्लाई बनाऊंगा, क्योंकि जो प्रोसीजर है 148 का वो एक सेंक्रोसेंट प्रोसीजर है विच हैज टू बी फॉलोड रिलीजियसली, तो इसलिए जो उनसा है मेरे को वो सब चीजें दी जाए। देन after the assessee should correlate the entire charge mentioned by the assessing officer in 148A and should file a detailed reply rebutting it। हाँ जी, जो मेरे को सारे चार्जेस उन्होंने 2 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, जितने भी एलिगेशंस मेरे पे लगाए या जितना भी मटेरियल मुझे दिया, उसको मेरे को बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है। थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके बहुत लंबा नोट बनाना है, नोट बना के उसके साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिन पे मैं रिलाई करता हूँ वो सारे लगाने हैं, और जो मेरी सपोर्टिंग जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की उसका मेंशन करना है मेरे को, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को, और क्यों मैं जुडिशियल उस केस के अंदर मेरा मैटर कवर होता है उसको भी मुझे यहाँ पे अभी लिखना है। तो ये जो सा ये प्रैक्टिकल टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अगर वो किसी थर्ड पार्टी बेस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर मेरा केस खोला जा रहा है तो वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या है वो मुझे अपने रिप्लाई में ही मांगनी है उससे, कि ये इंफॉर्मेशन आपने मुझे नहीं दी है, ये मुझे दी जाए, और आपने इसके लिए जो स्पेसिफाइड अप्रूवल ली सैंक्शनिंग अथॉरिटी से उस अप्रूवल की कॉपी भी मुझे प्रोवाइड की जाए कि ये अप्रूवल ली थी या नहीं ली थी, वो मुझे बताइएगा। फिर थर्ड पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करना है मैंने, तो उसके लिए भी मेरे को जो सा है इसी रिप्लाई में लिखना है उसको कि आप उस थर्ड पार्टी को प्रोड्यूस करें, मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा। मैं डिनाई करता हूं इन सब चीजों से, मैंने उसके साथ कोई डीलिंग की नहीं, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, मैंने उससे कोई एंट्री नहीं ली, कोई शेयर कैपिटल नहीं ली, कोई बोगस परचेज नहीं ली, जो भी हमारे पे एलिगेशंस हैं तो मैं उस सबको डिनाई करता हूं। और वो मेरे को उसके लिए ये तो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए, और अब मेरे को वो उस थर्ड पार्टी को प्रोड्यूस करो मेरे सामने जिसको मैं आपके समक्ष क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा। फिर मेरे को ऑफिसर को ये भी मेंशन करना है कि सिंपली मेरे रिप्लाई के बेसिस पे आप 144 AD का ऑर्डर कृपया करके पास ना करें, मुझे पर्सनल हियरिंग का मौका भी जरूर दिया जाए, क्योंकि ये 148A की जो प्रोसीडिंग है ये फेसलेस नहीं है। 148A की प्रोसीडिंग जो सी है वो आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर कर रहा है, तो आप उसे कहेंगे कि मेरे को तो जो सा है पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए, और अगर आज फेसलेस नहीं हो सकता कल फेसलेस हो भी जाए तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस मांगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो सी कॉपी जो सी रिकॉर्ड करके अपने पास रखें जो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप मांगेंगे। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया एडजर्नमेंट का, अगर आप एडजर्नमेंट सीख कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो एडजर्नमेंट का टाइम उस 30 दिन के टाइम में ऐड करके उसने ऑर्डर बनाया या पहले कर दिया, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑर्डर उसको बनाना है फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ जिसके अंदर मेरा रिप्लाई गया। मान लीजिएगा मुझे नोटिस 2 अप्रैल 2024 को आया और मुझे कहा गया कि आप 30 दिन के अंदर इसका रिप्लाई फाइल करें, मैंने 1 मई 2024 को उसका रिप्लाई फाइल कर दिया, तो वो अब ऑर्डर पास करेगा विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ क्या था? 30 मई। तो 30 मई के बाद 30 जून से पहले उसको ऑर्डर पास करना है। अगर वो 30 जून से पहले ऑर्डर पास करना भूल गया
और वो ऑर्डर गलती से उसने जुलाई में पास कर दिया, तो ये आउट ऑफ जुरिसडिक्शन हो जाएगा और ये नल एंड वाइड हो जाएगा, आप उसको भी क्वॉश करवा सकते हैं। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसमें मैंने एडजमेंट मांग ली थी तो वो टाइम उतना ऐड होता जाएगा, उसको भी ध्यान से आप लेके चलेंगे। अब जो असेसमेंट मेरी शुरू हुई वो कब तक कंप्लीट होगी, तो वो असेसमेंट जो सी है वो कंप्लीट करने के जो समय सीमा दी गई है वो दी गई है सेक्शन 153 में, कि वो असेसमेंट ऑर्डर जो है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और ऑब्लिक 144 में इशू किया जाएगा, और वो उस टाइम लिमिट में दिया जाएगा जो टाइम टू टाइम सेक्शन 153 ऑफ द एक्ट में प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि कभी वो दिसंबर हो जाती है, कभी वो मार्च हो जाती है, तो वो सीमा जो सी है वो भी हमारे को देखनी है कि जो 153 के अंदर टाइम लिमिट लिखी थी मेरा ऑर्डर पास होने की, वो 148 में जो रीअसेसमेंट मेरी हो रही है वो रीअसेसमेंट ऑर्डर उसी समय सीमा में पास हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा से कह सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है, दैट इज बैड इन लॉ एंड इट नीड्स टू बी क्वॉश्ड। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने सब रिप्लाईज दे दिए, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो मेरा रिप्लाई कंसीडर ही नहीं करते। इसका सबसे बड़ा जो एक आप केस लॉ नोट कीजिएगा, अब मैं केस लॉस पे आ रहा हूं जो जो कि आपके काम आएंगे। एक है दिव्या कैपिटल 1 प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दिव्या कैपिटल 1 प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली हाई कोर्ट। ये 2022 की रिट पिटीशन है। श्री साई कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट की रिट पिटीशन है। फिर शुभम ठकराल वर्सेस आईटीओ, या ऐसा करूंगा ये केस लॉस जो है वो मैं शर्मा जी को दे दूंगा, वो केस लॉस जो है वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बजाय कि मैं इनको जो सा आपको इस समय लिखवाऊं उसमें कोई लिखने में गलती हो जाए। और ये नहीं कि ये जो मैंने आपको केस लॉस दिखाए ये कोई पुराने केस लॉस है, इसमें जो नए केसेस भी हैं आज की डेट के अंदर भी, अभी वेरी रिसेंटली 27 मई 2024 की जजमेंट है, कंपोनेंट सोर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी। इसमें कहा गया सेक्शन 148 प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट एड्रेसिंग ऑब्जेक्शंस अंडर सेक्शन 148 AB, कि मैंने उनको अपने सारे ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिए, लेकिन ऑफिसर ने मेरे ऑब्जेक्शंस का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और ऑर्डर पास कर दिया। तो कोर्ट ने लिखा, since at this stage of initiating the action under section 148 the respondent must be subjectively satisfied that income which was taxable has in fact escaped assessment, this aspect of criticality has clearly been ignored by the respondent while passing the impugned order. Accordingly, and for all the aforesaid reasons, we allow the instant writ petition and quash the order passed under section 148 AD and notice under section 148 of the act, both dated 28 मार्च 2024। तो ये नहीं कि ये शुरू में 22 में या 23 में मिस्टेक हुई, आज तक ये एरर्स होती जा रही हैं। इसी तरीके से एक और रिसेंट केस है जेजे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल 13 दिल्ली एंड ANR। ये दोनों जजमेंट जो से दिल्ली हाई कोर्ट की हैं। एक्चुअली दिल्ली का निवासी हूँ, ज्यादा वहीं जाना आना होता है, तो बाकी और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स है इसके अंदर, कलकत्ता हाई कोर्ट की भी है, तो अब वो काफी जजमेंट्स है, लेकिन बेसिकली जो मेरा थ्रस्ट रहा वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही रहा, तो वो सारी जजमेंट्स है। इसमें भी यही हुआ, व्हेन द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 148 AD are initiated without properly considering the reply of assessment, notice is to be issued and interim protection granted। तो ये जो सा है ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इससे मेरा जो सबमिशन था अभी तक का जो डेलिब्रेशन था वो यहाँ पे एंड होता है। अब मैं चाहूंगा अगर आप लोगों की कोई क्वायरीज है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज पूछिएगा, मैं आई विल लव टू आंसर दोस क्वेरीज।
किसी का अच्छा नमस्कार साहब। नमस्कार जी जी। सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझाया, आप उसके बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, 29/3/22 को एक एक नोटिफिकेशन आया 151 ए पे, एक मिनट जी, 29 होता है, हम 29। लोग को उसका ध्यान रखना है। हाँ जी। एक राजकिशोर भाई, पहले अपनी वीडियो ऑन करो। अच्छा सर, अच्छा सर। पर्दे में क्या पर्दा निशीन ना होगा, नहीं बैठा करो। हाँ भाई साहब, 29/3/22 को एक नोटिफिकेशन आया है, हाँ जी। नंबर 18/2022 है नोटिफिकेशन नंबर, हाँ जी। जिसमें लिखा हुआ है कि NANFAC द्वारा ही FAO द्वारा ही नोटिस जारी होना चाहिए, हाँ जी। हाँ जी DO द्वारा जारी नहीं होना चाहिए 29/3/22 के बाद। सर, 148 की बात कर रहे हैं आप या 148A की बात कर रहे हैं? 148 की बात कर रहा हूँ, हाँ जी 148 की बात कर रहा हूँ। सर, वही मैंने आपसे बोला सर। 148 का जो सा नोटिस है वो तो करेगा फेसलेस, लेकिन 148A का नोटिस जो सा है वो जियो करेगा। हाँ करेगा ना सर, इसमें हाँ अभी तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है जी। 148B पे, हाँ उसने भी जी रिजेक्ट कर दिया है उसका, उनने कहा ये भी FAO से होना चाहिए जारी। सर, ये चीजें ना मतलब अगर FAO से होना चाहिए 148A का, लेकिन 148A के नोटिस जो से हैं ठीक उसके है। लिए स्पेशल प्रोविजंस अलग हैं। हाँ हाँ उसमें हाँ। उसमें जो से हैं वो उस प्रोविजंस के हिसाब से वो सारे के सारे जियो को करने हैं, ना कि वो FAO को करने हैं, वो सब जाओ को करने हैं। सर दोनों हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम हाँ कोर्ट जी। ने भी दे दी है इसमें हाँ कि जी। भी 148 के नोटिस है कि जो नोटिफिकेशन आया है ना कि 151A का उनतीस हाँ तीन जी। को हाँ उनतीस जी। तीन बाईस के बाद ये चेंज हो गया है। बिल्कुल सर, हम लोगों को ये देखना है अपने नोटिस में बिल्कुल लास्ट ठीक है। कि जेओ द्वारा नोटिस जारी नहीं किए गए हों, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। FAO द्वारा जारी किए गए हों। मैंने तो आपसे अभी यही बोला था कि अभी कुछ जो पुराने नोटिस थे वो सारे जॉ के उसे जारी किए हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी ये भी जो से हैं वो फेसलेस से आएंगे। और जब फेसलेस से आएंगे तो तब भी आपको रिप्लाईज जो से हैं वो सारे के सारे पोर्टल के ऊपर पूरे प्रॉपरली देने हैं। और जो एडजमेंट वाली बात भी मैंने आपको समझाई थी वो भी इसी करेक्शन में थी। क्योंकि अभी लेटेस्ट तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है इस बारे में कि 148B में भी, उनने करेक्ट। 148B को भी कहा है ठीक कि है ये सर। FAO के द्वारा ही होना चाहिए था। ठीक है सर। मैं हाँ उसको भी वो तेलंगाना हाई कोर्ट वाला जो केस है मैं उसको भी स्टडी करके देख लेता हूँ, उसके अंदर फैक्ट्स क्या है। मेरी नॉलेज में वो वाला केस नहीं है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर। थैंक यू सो मच जी। राकेश जी, हाँ जी। दीपक महेश्वरी जी। रसिक अच्छा मार्केट डिसाइड। हाँ जी रसिक जी। अच्छा, ये जो साहब अभी बात कर रहे थे हाँ जी। तेलंगाना हाई कोर्ट की, जी। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जजमेंट इसी पॉइंट पे आया है। करेक्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग wherein they have said that it has to be all 148A as well as 148 के notices have to be issued by faceless assessment बाय फाओ। units only. करेक्ट। Wow. ठीक है। So in fact दोनों केसेस में उन्होंने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स ही इनवैलिड कर दी। इनवैलिड कर देंगे वो ना। इसके अंदर सबसे बड़े जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं जुरिस्डिक्शन को, कि वेदर मैंने ये बोला कि आपको हर चीज को जो है जुरिस्डिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसमें क्या क्या चीजें जो सी हैं वो ठीक है या नहीं है, और क्या हम उसको चैलेंज करके केस अपना निकाल सकते हैं बाहर या नहीं निकाल सकते। Yeah. So this is one of the things where the starting point itself we can challenge it. I करेक्ट। believe we can do करेक्ट। it. करेक्ट। So बाकी तो आपने बहुत अच्छा ही दिया है, थैंक नो यू। डाउट अबाउट इट। तो थैंक ये यू। बस एक ये ऐड करना था पॉइंट, ठीक तो है। देख लेते हैं हम। ठीक हाँ है, थैंक यू थैंक यू। वेलकम जी। थैंक यू रसिक जी। दीपक महेश्वरी जी, अपने अनम्यूट करिए माइक्रोफोन अपना। माइक्रोफोन आपका ऑफ है, माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना दीपक जी। हाँ सर, आ रही है बात सर। हाँ जी आप आइए जी। हाँ आई जी एम ऑन दीपक द जी। वे टू अयोध्या सर। मैंने कहा बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। वेबिनार था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ एक क्वेश्चन सर से पूछने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आज के टाइम में 148 तो मतलब जिसे कहते हैं ना, धनाधन नोटिस आ रहे हैं सारे की सारे इंडिया के अंदर। जी मेरा जी सर आपसे एक रिक्वेस्ट था। जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। is it possible to issue a notice under section 148 for an assessment year after 10 years? नो नो, बिग नो। एक्चुअल में कुछ केसेस में सर ये लोग 10 साल के बाद भी ये नोटिस दे रहे हैं। आई थिंक
इसको ये लोग तो नहीं मान रहे, सर वो लाइक स्टेट ये कोई नहीं बात मानेगा, नहीं बट सर, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कि ऐसा सीआईटी अपील या अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये केस होने चाहिए। सर ऐसा है दीपक जी कि मैंने आपसे यही चीज बोली कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंट था वो ये था कि लिटिगेशन को रिड्यूस करें, लेकिन राइट। अनफॉर्चुनेट रहा, और हम लोग उसको फॉर्चुनेट भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी है काम आने की, करेक्ट। बट नो डाउट फ्रॉम राइट। द राइट। फ्रॉम द असेसिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो जो प्रोसीजर था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा, और जिस वजह से यस, होता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाँ जी, तो वो उसको सर आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। वो सर क्योंकि वही है, अपील में एंड जाएंगे एक्चुअल तो में कोई इनका फायदा तो नहीं है। यही है कि भाई 50 लाख से ऊपर का था, दैट्स व्हाई वी आर लाइक ओपनिंग 10 सर ईयर आपका केसेस। स्ट्रेट अवे बट क्वाश होगा इसमें सर। सर आपका मतलब जो सा है अव्वल तो नोटिस वाले दिन ही क्वाश हो जाएगा वो मैटर, नहीं तो मैक्सिमम सेकंड हियरिंग में क्वाश होगा। ठीक है। सर एक बात और पूछ लूं सर राकेश भाई साहब, जी जी जी, राजकिशोर जी बताएं। 50 लाख से कम का केस है मेरा। हाँ जी। अब ये बताइए कि मेरा 2021 का अब तक आएगा नहीं आएगा? 2021 का आपका मार्च का है, अप्रैल का? मार्च का। मार्च 2021 है। तो बेटे की गाड़ी पीछे रह गई, साथ में है उसी। एक मिनट राज भाई, 3 साल देख लीजिए, 3 साल के सर बाद के केस नहीं खोल सकते, 5 साल, थ्री 3 साल असेसमेंट के बाद ईयर्स, 50 लाख से आपको अगर 3 नीचे के हैं असेसमेंट तो ईयर नहीं फ्रॉम खोल द सकते एंड ये ऑफ लोग। ईयर, जो हाँ हेलो। जिसमें ट्रांजेक्शन हुई है उसके एंड से 3 साल, तीन असेसमेंट ईयर ऐड करने हैं, डेट्स इट। सर ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। हाँ जी, ये 2 मार्च 2025 तक आ सकता है 21 का केस। मैं आपसे बता रहा हूँ ना जी कि उसको जो सा है आपको 3 असेसमेंट ईयर उसमें ऐड करने, जैसे आपका 21 का केस है तो 21 का जो सा है मार्च 21 का केस जो सा है वो 21-22 हो गया एक असेसमेंट ईयर। पता 22 के बाद 3 साल काउंट करने हैं मुझे। सर आपका, हाँ 22 के बाद 3 साल काउंट करने, ठीक है। 25 में आ जाए, बड़ा 25, कंफ्यूजन है चीज में, हाँ इसलिए जी वो 25, 10 साल वाली बात वो वही हाँ हो जी। रही है ना। 5 साल लग रहे हैं, वो 3 साल वाले नहीं लग रहे, 5 साल लग रहे हैं कायदे सर से। वो देखिए देखिए वो 3 साल वाले जो है वो आप उसकी लैंग्वेज पढ़े ना, लैंग्वेज क्या है मैं उसको दोबारा पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द वो 10 एंड साल ऑफ, 10 साल लग रहे हैं सर। हाँ जी, 10 साल वाले ना 12वें साल में आ रहा है वो। नहीं 12वें साल में 11 निकाल के एक में जो करंट ईयर चल रहा होता है उसमें आता है। यही प्रॉब्लम देखिए जो जो 10 साल के लेकिन बाद लेट्स की लेट्स रीड द 50 लैंग्वेज lakhs की जो अगेन। ज्यादा डिमांड है उनको तो सेक्शन दोबारा पढ़ते हैं। वेयर 3 years आर लेस हैव elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो ये मेरा असेसमेंट ईयर जो सा है मार्च 21 वाला, ये वो 22 में खत्म हुआ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है जी। तो इसके बाद इसमें 3 साल जोड़ने आपको तो वो 25 आएगा आपका। सही है सर। 25 मार्च, 25 मार्च, हाँ 31 यस मार्च यस, तक आएगा। हाँ जी, हाँ 31 मार्च 25 हाँ जी तक एप्लीकेबल है। जी, ऐसे ही वो 10 ईयर वाले में भी है सर, उसमें भी यही है, सेम है लैंग्वेज। करेक्ट। उसमें वेयर मोर देन 3 years हैव elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, वहां पे 10 years में आ जाता है। वही है सर, वो 12वें साल में आता है, इसलिए लगता है हमें कि 10 साल बाद खोल लिया। हाँ जी। लेकिन इसको सर सीआईटी अपील या ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। सरकार तो बनी है, ड्यूटी लगी जैसे ही बनी। सर देखिए जो ये नोटिस इशू हो रहे हैं ये 148A के हो रहे हैं। 148A, 148AB, 148AC, 148AD are non-appealable matters as per section 246 of the Act. ये सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज होंगे। आप 148 का बाद जो असेसमेंट होगी आपकी वो तो आप अपील में जाके चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ये सारे जुडिशियल मैटर्स हैं ये सब चीजें जो सी हैं आपको टाइम की 149 की वायलेशन और जुडिशियल की वायलेशन, ये अपील में ये आपके रिट में होगी। करेगी, लेकिन सर इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं तो ग्राउंड लेके। नहीं ग्राउंड लेके चैलेंज कर सकते हैं, नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर एक काम मेरा रिट से वही क्वाश हो जाता है तो मैं जाऊंगा वहां पे, एडिशन हो गई 20% उसको जमा कराऊंगा, स्टे लूंगा, तो मैं और उसका वो मेरा केस चलता रहेगा, वो फिर ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है।
अगर स्टेट में मेरे को लग रहा है कि ये नोटिस जोन से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, 149 की वायलेशन है, तो मैं स्टेट में कोर्ट से उसको जोन सा है रिट्स में जाके अगर ले करता हूँ तो वो ज्यादा इजी हो जाता है। फिर चलिए सर, मेरे ख्याल से आपसे और किसी का सवाल है नहीं शायद ऐसे सर। ठीक है देवेंद्र जी। वाधवा जी, देवेंद्र वाधवा जी सहारनपुर, देवेंद्र वाधवा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सहारनपुर। देवेंद्र वाधवा जी, देवेंद्र वाधवा जी सहारनपुर, देवेंद्र वाधवा जी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी देवेंद्र जी, एक मिनट सर, क्या मैं जरा नीचे आ गया, मोबाइल मेरे पास था वो। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। देवेंद्र जी पहले आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रगान करेंगे। देवेंद्र जी कहाँ चले गए? जी सर एक एक सवाल सेकंड मैं में भी कीजिए पूछ सर, ऑफिस की कोई आ गया था नीचे, मुझे नीचे उतरना पड़ गया। सर एक सवाल मैं भी पूछ लूं? हाँ जी पूछिए सर प्लीज। पहले नगी सेवन पहले सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी। सर मेरा जो है ना सवाल 269 एसपी पर है। अच्छा। सर आपके टॉपिक से अलग है तो हाँ इस जी। वजह से इसलिए इजाजत ले रहा हूँ आपसे। मेरा आपके टॉपिक से अलग है 269 एसपी पे। एसटी का। हाँ तो वो सवाल ये है कि 2 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन 3.5 लाख रुपए का बिल है। उसने मेरे को चेक भी इशू किया, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया। 138 एनआई एक्ट में हम कोर्ट में चले गए। ठीक। तो क्या कोर्ट में अगर वो कैश जमा करेगा तो क्या तब भी मेरे को नो 269 एसपी? नो, अगर वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर आपके पास आ रहा है तो वो फिर वो हाँ सेक्शन वहां पे वो उसकी वायलेशन नहीं मानी जाएगी, बिकॉज दैट इज थैंक यू थ्रू सर, द थैंक यू। सेटलमेंट ऑफ कोर्ट। ठीक ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देवेंद्र वाधवा जी पहले आप आज का वोट ऑफ थैंक्स करें सर का, फिर उसके बाद राष्ट्रगान करेंगे आप। और राष्ट्रगान के समय सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी सीट पे खड़े हो जाइए आप। सर्वप्रथम तो मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। राजकुमार सर सर मेरा एक राकेश सर से एक रिक्वेस्ट, सर राकेश सर रिक्वेस्ट आने लगी पीपीटी की। हाँ जी सर, मैं भेज दूंगा जी। जी प्लीज जी जी प्लीज देवेंद्र भाई। वैसे ये आज के मेरा पूरा वेबिनार के आर्टिकल, लिए एक मिनट हर्षी, मेरा ये पूरा आर्टिकल कोई भी अगर देखना चाहे तो टेक्स्ट गुरु पे ऑलरेडी पब्लिश हुआ है। सर सबके पास टैक्स ग्रुप मिलती है। अच्छा ठीक ठीक, मैं भेज दूंगा सर आप। जी जी सर, बहुत गरीब गरीब बच्चे बैठे हैं बच्चे यहाँ पे। नहीं सर नहीं, टेक्स्ट ग्रुप फ्री है सर। नहीं फ्री तो है सर, लेकिन हाँ वो हाँ अप्रोचेबल हर आदमी की रीच में नहीं है ना सब आज। जी जी, ठीक ठीक सर, आप सर कल मुझे पीपीटी कर दिए, मैं आगे शेयर मैं करता मैं रहता कर हूँ। दूंगा सर, आपको मैं भेज दूंगा जी। सर पीपीटी के साथ सर का मोबाइल नंबर भी शेयर कर देना। ठीक है, सभी को वो मैं मोबाइल देख नंबर बेशक आप अभी नोट करना चाहे कर ले। 98 सर एक मिनट 100 100 39 39 74 74 0 0। जी। सर रिपीट कर दिए एक बार। 98 100 39 740। रुपेंद्र जी बहुत देर से आए आज आप। सर कोई क्लाइंट आज बैठे थे मेरे पास। आज आपका मतलब का टॉपिक था बहुत जबरदस्त। हाँ जी मैं सुनूंगा ना, मैं जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनूंगा ना सर। हाँ रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप। बहुत बढ़िया टॉपिक था, आज आपने मिस कर दिया, आपके बहुत सारे सवाल आज रह गए। नहीं सर, आपके दर्शन तो हो गए ना। नहीं दर्शन मेरे नहीं, दर्शन सर के हो गए आज, गुरु गुरु जी के हो गए, राकेश सर के। मैंने देखा था क्लाइंट आ गए थे उसी टाइम, फिर वो ज्यादा कई बार जरूरी क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना जरा जरूरी। नहीं नहीं वो ठीक है, हम सबके साथ है वो तो। ठीक ठीक चलिए देवेंद्र भाई चलिए प्लीज। सर सर तो मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सर मेरा सौभाग्य है हर सर आज आपने मुझे फिर धन्यवाद देने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी ओर से उपकाश की पूरी टीम की ओर से होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय श्री राकेश अग्रवाल जी नई दिल्ली से, राकेश कुमार जी नई दिल्ली से, सर सॉरी बोलने में, राकेश कुमार जी नई दिल्ली से, जिन्होंने आज 148 पर हम सबका मार्गदर्शन किया। सर आप आज आपने ऐसी ऐसी
मतलब चीजें बताई जो हमने कभी हमारे माइंड में थी ही नहीं, नई नई जानकारियां मिली। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी साथी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वह आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। आज के वेबिनार के सफल आयोजन के लिए उपकाश की पूरी टीम का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, अंकित गर्ग जी का, महामंत्री उपकाश श्री प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री प्रतीक अग्रवाल जी, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर श्री रविंदर खरे जी, और विशेषतः हमारे हर्ष शर्मा जी। सर आप सबका बहुत धन्यवाद कि प्रत्येक सप्ताह आप हमारा नए नए वक्ताओं से हमारा मार्गदर्शन करवाते हैं। और सभी उपस्थित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी से प्रार्थना कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल डेलिब्रेशन। राष्ट्रगान। प्लीज सब लोग माइक म्यूट, अपने माइक्रोफोन म्यूट करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर नए टॉपिक के साथ, नए गुरु के साथ, आपके साथ फिर सब मुलाकात होगी। और आज राकेश सर का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर, इतना इम्पोर्टेंट मैं आप टॉपिक है। सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि नहीं आप सर, लोगों ने आपका 1.5 घंटा मेरे को नहीं झेला। सर, 1.5 घंटा नहीं मेरे को सर, सुना टॉपिक इतना सुना important था। मेरे को पता नहीं कि आप लोगों को पसंद आया नहीं, लेकिन आप लोगों सर ने इतना पेशेंटली सुना। सर आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज बीन प्रेजेंट टुडे। आई होप आप लोगों को डेलिब्रेशन ठीक लगा होगा, बहुत अच्छा और लगा कोई सर। त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता नहीं नहीं सर, त्रुटि कहीं है ही नहीं सर। अभी हम तो कह रहे हैं कि इसमें और डीपली जाना चाहिए सर, और हमें केस लॉस के द्वारा, क्योंकि 148 नहीं, इनकम टैक्स कर रखा है कब्जा जी। हर चीज में। 148 फटाफट जी 271 1B 271 1C बस चालू, यही चीज चल रहा है जी। बिल्कुल 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 जी, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू शर्मा वेरी जी, मच थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू यू शर्मा जी, थैंक सर। यू। फिर सर एक बार थैंक यू। फिर रिक्वेस्ट करूंगा कुछ दिन बाद सर आपसे। हाँ जी जरूर, पीपीटी पक्का मैं पहुंचा दूंगा, नेक्स्ट वीक दे दूंगा। जी सर।